वेलकम टू दी पोस्ट मैच रिव्यू शो ऑफ पीकेएल। 20वें दिन के दो बड़े मैच हुए। बॉटम हाफ की 4 टीमें थी आज के मैच में और उलटफेर देखने को मिला हमें पहले मैच में। स्टार्ट करते हैं मैच नंबर 39, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली जो पिछला मैच यूम्बा से हार के आई थी, ज्यादा लोग उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ उनकी तरफ से आप देखोगे, अगर दबंग दिल्ली से सिर्फ आंसू चल रहे थे उनकी तरफ से और बाकी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा था पिछले मैचों में। आज भी सबने बंगाल वॉरियर्स की जीत के ऊपर दाव लगाया था, पर आज दिल्ली ने कहानी बदल दी। प्रीतम भाई, आज दिल्ली ने ऐसा क्या करा कि जिससे बंगाल वॉरियर्स को हार का सामना हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है, आज जो विनय, आशीष और आशु मलिक, जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन था रेडिंग डिपार्टमेंट में, वो बहुत ही बेहतरीन था। एक दूसरे के ऊपर वो बैठते थे, वो उनको हेल्प करके ग्राउंड के अंदर इन करता था। जो सिचुएशन, बड़ी सिचुएशन थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, जब आशु को टैकल किया जाए फजल अतरातली, वहां पे आशीष नरवाल ने एक पेनल्टी को बचाया था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सेकंड आ जाते हैं, जो जहां पे अपने योगेश दहिया जो राइट कॉर्नर खेल रहे थे, उन्होंने आज डिफेंस की भूमिका को निभाया। और मैच शुरू होने से पहले यही बोला गया था कि आज मैं दबंग दिल्ली से एक डिफेंस की आस करना चाहता हूं, और डिफेंस टीम ने दिखाया। और यहाँ पे जो रेडिंग डिपार्टमेंट का वर्क था, उन्हीं दोनों के बलबूते से आज विनिंग मोड की तरफ गई है। मोहित भाई, आपके दोस्त माइटी मनिंदर सिंह बहुत बड़े रेडर हैं, पीकेएल के इतिहास के सबसे बड़े रेडरों में से आते हैं। एक पॉइंट, क्या ऐसा हो रहा है उनके साथ कि उनकी फॉर्म देखने को नहीं मिल रही है माइटी मनिंदर सिंह की? माइटी मनिंदर दिखने में तो फिट लग रहे हैं, लेकिन मूवमेंट है वो बहुत स्लो लग रहे हैं। कहीं ना कहीं एक एज फैक्ट भी अब लग रहा है मेरे को, माइटी मनिंदर के अंदर आ गया है। तो माइटी मनिंदर को थोड़ा और बॉडी वर्क करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्किल्स लानी पड़ेगी, क्योंकि सबको पता चल गया है कि माइटी मनिंदर के जब भी आप थाई होल्ड करोगे, पैरों पे जाओगे तो टैकल हो जाएंगे। माइटी मनिंदर पिछले शायद उनके 6 मुकाबले और एक ही मुकाबले में सुपर 10 किया है, अच्छा करके भी दिखाया है। आज के मैच की बात करूं तो मैं आशीष भाई, आज नितिन कुमार जो राइट रेडर है काफी अच्छा खेले, फजल ने अपना काम पूरा किया, लेकिन नितेश बार बार एडवांस टैकल कर रहे थे, यह हार का सबसे बड़ा कारण है। मयूर कदम में राइट कवर खेल रहे थे, हार का सबसे बड़ा कारण है। सुशील जितना मेरे को भरोसा था वो काम नहीं कर पाए। और जहां तक मैं परवीन की बात करूं तो परवीन ने आज बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। इस टीम में कॉर्नर्स अच्छे हैं, फजल अच्छे हैं, कैप्टनशिप अच्छी है। 2-3 पॉइंट से हार गए, 2 पॉइंट से हार गए, जीत भी सकते थे, लेकिन जो रणनीति थी वो काम नहीं आई। माइटी मनिंदर नहीं चले, सुशील पे मेरे को भरोसा था वो नहीं चले, और कवर्स बंगाल वॉरियर्स के वास्ट है। मयूर कदम टैकल करते जरूर है, लेकिन उसके बाद और कॉन्फिडेंस होके एडवांस टैकल में चले जाते हैं। ये बंगाल की कहानी थी हारने की। प्रीतम भाई, एक सवाल है लास्ट आगे बढ़ने से पहले। इस मैच में आशीष का रोल, आज ऑलराउंडर की तरह खेल रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि ना आशु चल रहे थे ना विनय चल रहे थे। उस टाइम पे आशीष ने आगे बोनस मारी, एक पॉइंट होता है बोनस, पर उस एक पॉइंट ने कैसे मैच का रुख दिल्ली की तरफ पड़ा, ये बताइए आप। सबसे बड़ी बात ये आशीष भाई, जो बिल्कुल वे 2 रेड थी, दोनों की दोनों डू एंड आई थी, और इतना कॉन्फिडेंस था आशीष का कि अगर आशीष जाते तो इधर 3 का डिफेंस बचता था। अगर उस रेड में कहीं ना कहीं टैकल हो जाते तो यहाँ पे 90% दबंग दिल्ली के पेनल्टी के चांस हो सकते। एक वहीं से एक यहाँ पे एक तोहफा भी मिल सकता था बंगाल वॉरियर को, लेकिन यहाँ पे आशीष एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 रेडें थी, मैं 2 पॉइंट नहीं मानता, एक उनको 4 पॉइंट मानता हूं, क्योंकि डू एंड डाई रेड में 1 पॉइंट निकालना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। आज दबंग दिल्ली मैच स्टार्ट होने से पहले टेबल में 10वें नंबर पे थी, मैच जीत के 8वें स्थान पे आ गई। बंगाल वॉरियर जो टेबल पे 8वें स्थान पे थी, हार के वो 9वें स्थान पे आ गई है। तो ये बदलाव हुआ। आज नीचे के टेबल की लड़ाई थी, बंगाल वॉरियर जो फेवरेट की तरह गई इस मैच में, हार गई, उलटफेर हुआ। तो ये दिखाता है कि प्रो कबड्डी सीजन 11 में कुछ भी हो सकता है। अगले मैच में, मैच नंबर 40, हरियाणा वर्सेस गुजरात में, जहां उम्मीद कर रहे थे जो मरी हुई टीम है गुजरात, जो बिल्कुल आखिरी चल रही है, 12वें नंबर पर चल रही, क्या वो दिल्ली की तरह कमबैक कर पाएगी? कमबैक नहीं हुआ प्रीतम भाई, गुजरात में सब कुछ गलत ही होता जा रहा है, क्या चक्कर है? देखो, कोच साहब ने जब स्टार्टिंग में ही टीम बनाई थी आशीष भाई, सबको यही लग गया था कि अगर सबसे कमजोर टीम है तो कहीं ना कहीं वो गुजरात है, क्योंकि वहां पे ना तो लेफ्ट कवर है ना लेफ्ट कॉर्नर है। हमको सिर्फ, आपको भी पता होगा, आपने भी, आप बिल्कुल अंदर गहराई तक जाते हो तो कहीं ना कहीं नीरज एक जो चेहरा था राइट कवर,
जिन पे कोच साहब ने मतलब बजट भी लगाया है, तो कहीं ना कहीं एक नीरज से उम्मीद थी कि नीरज अच्छा करेंगे। लेकिन आज के मैच में जो कोच साहब को सबसे ज्यादा गुस्सा आया, जिस पे ज्यादा बजट भी लगाया डिफेंस में, तो कहीं ना कहीं कोच साहब नीरज से बहुत ज्यादा नाराज थे। एक यही कमी खिलती है क्योंकि यहाँ पे डिफेंस का कोई भी काम ना करना और गुमान सिंह का कोई भी किसी भी राइडर का साथ ना देना। मोहित भाई, हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा की कुछ खास फॉर्म नहीं चल रही है, किसी भी प्लेयर ने 10 पॉइंट नहीं बनाए। पूरी टीम ने आज टीम परफॉर्मेंस दी है। नवीन के 4 पॉइंट, संजय के 4 पॉइंट, जयदीप के 3, विनय के 9, जया सूर्या के 3, राहुल का 1, शार्दुल का 6। इस टीम परफॉर्मेंस पे हरियाणा वालों जो लट गाड़े हैं आज, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे को भरोसा तो पहला ही था आशीष भाई कि हरियाणा की टीम जीतेगी, क्योंकि शार्दुल ऑलराउंडर परफॉर्म कर रहे हैं और गुजरात की टीम उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो गुजरात की टीम है, ये कबड्डी का गेम है, यहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देखी जा सकती है। 7 प्लेयर अगर प्लेइंग में खेल रहे हैं तो 7 प्लेयर में से कम 5 या 6 प्लेयर को वर्क करना चाहिए। अगर आप पॉइंट्स की बात कर रहे हो तो राहुल चेतपाल ने आज 1 ही पॉइंट लिया, लास्ट में बहती हुई गंगा में हाथ जरूर धोया, लेकिन 1 पॉइंट लिया है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने सुपर 10 किया हो या हाई फाई किया हो। हरियाणा स्टीलर्स फिर भी जीती है। टीम गेम इसी को बोला जाता है। गलतियां की, कहीं ना कहीं गलतियां भी हुई थी, लेकिन उन गलतियों को सुधारा गया है और यही कारण है। नवीन की बात करें या संजय की बात करें या मैं विनय की बात करूंगा, विनय एक अकेले थे, साथ नहीं दिया था किसी ने रेटिंग में, लेकिन अकेले अपने दम पे पॉइंट्स लाते गए। उसके बाद शार्दुल एक बहुत बड़ा नाम है इस पीकेएल में, तो उन्होंने अपना पूरा काम करके दिखाया। रेडिंग में विनय का साथ जरूर दिया है। टीम गेम है, टीम गेम की तरह एक कॉम्बिनेशन और कनेक्शन होना चाहिए, वही हरियाणा स्टीलर्स में देखा है हमने। और मनप्रीत जब भी टीम बनाते हैं इसी कारणवश बनाते हैं कि टीम में डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो, और वही काम करके दिखाया आज। हरियाणा मैच स्टार्ट होने से पहले टेबल पे 9वें स्थान पे थी 16 पॉइंट के साथ, और उन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, टेबल में 4थे स्थान पे आ गए, 21 पॉइंट हो गए। एक आखिरी सवाल आज के मैच के रूप में गुजरात जायंट्स के ऊपर है मेरा। एक तरफा मैच आज हारे हैं, एक तरफा हारते आए हैं। क्या राम मेहर सिंह का एरा तो खत्म होता हुआ दिख रहा है? क्या गुजरात को कोच बदल देना चाहिए मोहित भाई? अनूप कुमार जैसे बड़े कोच बाहर हैं आप, क्योंकि अब इस सीजन में मुझे कमबैक करते हुए दिख नहीं रहा। जो भी कुछ वो कर रहे हैं गलत ही हो रहा, कुछ सही होता हुआ दिख नहीं रहा उनके अंडर गुजरात में। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि अगर गुजरात की टीम उनसे हैंडल नहीं हो रही, ऑक्शन में भी गए थे, टीम बनाई थी, काफी बड़ा प्रस था गुजरात जायंट्स का, लेकिन प्रस में से पैसे बहुत कम निकले और यंगस्टर टीम पे भरोसा किया और प्रतीक दहिया पे भरोसा किया। गुमान पे हालांकि उन्होंने पैसे लगाए थे, लेकिन गुमान सिंह हल्का हल्का अपना एवरेज काम कर रहे हैं, फुल परफॉर्मेंस नहीं दे, बचा भी लिया था उन्होंने, पैसा बचा भी लिया, फुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये गुजरात या रामेर कोच साहब एक अच्छे कोच साहब है, मैं ये नहीं बोल रहा। अगर नहीं सिक्का चल रहा है, कई बार नहीं होता भाई, हाँ नहीं, कई बार नहीं होता, क्योंकि पिछले सीजन भी देखा था गुजरात ऐसी लड़खड़ाती आगे बढ़ रही थी, तो नहीं होता तो आई थिंक चेंज कर देने चाहिए। प्रीतम भाई, आपको भी ये लगता है कि क्या अनूप कुमार जैसे कोच को मौका, या अशर जी जो उन्होंने तमिल की कहानी बदली थी एक बार, वो भी नीचे चल रहे थे, वो आए, उन्होंने प्लेऑफ में ले गए थे उनको? आशीष भाई देखो, अगर बात की जाए, जैसे ही जिस टाइम पे ऑक्शन था, ऑक्शन जिस टाइम बिल्कुल खत्म हुआ था, 6:30 बजे मेरे ख्याल से फिनिश हो गया था, तो जो अगर टीम की स्टडी जो हमने देखी थी, जो लिस्ट बनी हुई थी, उसी टाइम पे लग गया था कि रामेर को सामने टीम बनाई है तो क्या बनाई है। चलो हमने भी सोचा चलो भाई बी और सी और डी में से उठाएंगे किसी न किसी को, अच्छे प्लेयर बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पे भी कोच साहब ने इन्वेस्ट नहीं किया जहां पे जाना था या जिस प्लेयर पे जाना चाहिए था। अब आप गुमान सिंह पे गए हैं, गुमान सिंह का ऐसा था कि ये 30% परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि यू मुंबई में भी ऐसा ही हुआ था। एंडिंग मोमेंट में गुमान सिंह की इंजरी भी हो गई थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे आशीष भाई बिल्कुल अनूप सिंह जो कोच साहब हैं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उनको भी मौका दे देना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम समय सबका बदलता है। तो भैया ये थे आज 7 नवंबर के 2 मुकाबले। टेबल के लोअर हाफ के पर एक टीम ने छलांग मारी, हरियाणा स्टीलर्स, वो चले गए टॉप हाफ में। दिल्ली की राजधानी एक्सप्रेस जो बिना नवीन के दौड़ ने स्टार्ट करी है, क्या पता नवीन कुमार की कमबैक हो इंजरी से और वो दिल्ली को भी प्लेऑफ की रेस में लेके जाए।
अब जो मुकाबले हैं आपके आने वाले दिन में, जो 8 नवंबर के 2 बड़े मुकाबले पिंक सिटी जयपुर पिंक पैंथर एक्शन में दिखने वाली है। पटना पायरेट्स जो जीता मैच हार के आई है यूम्बा के खिलाफ, अर्जुन देशवाल एक्शन में होंगे। और पटना में हमने आयान और देवांग 2 नए रेडर देखे हैं परफॉर्म करते हुए। वो एक बड़ा मुकाबला 41 मैच नंबर होगा। 7 नवंबर को पहला मैच। फिर दिल्ली दोबारा कल एक्शन में दिखेगी। तमिल थलाइवास, एक जो शेर इंजर्ड होकर आया सचिन तन्वर नरेंद्र की अगुवाई में पिछले मैच में तेलुगु से हारी, वो एक दबंग दिल्ली जिनकी गाड़ी ने भी स्पीड पकड़ी है, वो एक्शन में दिखेंगे आपको। 7 नवंबर को 2 बड़े मुकाबले मेरे साथ और मोहित चिल्लर जी के साथ और प्रीतम चिल्लर जी का जुड़ना ना भूलिए। 7:30 बजे हम आपको मिलेंगे खेलना आउट टीवी पर इस एक लाइव शो के साथ।